दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 10 प्रश्नावली 10 के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्नावली 10 में जो चौथा नंबर प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखेंगे। अब एक इसमें प्रश्न लिखा हुआ है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो उनके अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसके पहले जब आप पाठ इसमें अध्ययन किए होंगे उस टाइम आप देखे होंगे कि बहुभुज से संबंधित इसमें एक फार्मूला दिया गया है। ठीक है, तो उस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं हल लिख लेता हूँ और जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो दिया है, आपको हर बार लिखना ही है। अब देखिए, इसको हल करना शुरू करूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा, क्योंकि इसमें देखिए भुजाओं की संख्या कितना दिया है, तो हम लोग लिखेंगे एक बहुभुज में। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या। ठीक ना, भुजाओं की संख्या कितना है? भुजाओं की संख्या मतलब नंबर ऑफ साइड। तो हम लोग नंबर को हमेशा n से दर्शाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे n लिख सकते हैं। n इक्वल टू कितना है? 8 है। तो भुजाओं की संख्या कितना है? 8 दिया है, तो इस प्रकार 8 लिखेंगे। अब 8 लिखने के बाद हमको यहाँ पे बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग का जो फार्मूला है, क्योंकि हमको अंतःकोणों का योग निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज के अंतःकोणों का योग। बराबर इसका फार्मूला क्या होता है आपका? देखिए, n-2 और गुना के बाद 180 अंश। इस प्रकार ये फार्मूला है बहुभुज के अंतःकोणों का योग का। इस फार्मूला को लिखना है, n के जगह पे क्या लिखना है? 8 लिखना है, क्योंकि भुजाओं की संख्या क्या 8 है। तो इस फार्मूला में खाली हमको 8 ही बिठाना है और कुछ नहीं करना और हल करना है। अब यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग 8-2 गुना 180 अंश लिखेंगे। 8 में से 2 घटेगा, देखिए 6 बचेगा, और गुना 180 अंश। तो 180 और 6 को अगर हम लोग रफ में हल करके देखें, चलिए मैं यहाँ पे रफ में अलग पेज में हल करके देखता हूँ। 180 अंश गुना 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 0 के 0, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 हो जाएगा 10। तो 1080 अंश हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बराबर में मैं लिखूंगा 1080 अंश। तो देखिए, इस प्रकार हमारा जो पहला का आंसर है बहुत आसानी से हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। बहुत आसान है, आप भी इसको आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद इसका पांचवा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण 120 अंश का है तो अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो स्केल की सहायता से मैं एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से देखिए बना लूंगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का परिभाषा इसके सम्मुख भुजाएं क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से समांतर भुजा बना लेंगे। देखिए थोड़ा झुका हुआ, ठीक ना। इस प्रकार से इस डायग्राम को बनाने के बाद इसमें हम लोग नाम दे देंगे। यहाँ पे हम लोग इसको ए कोना को ए मानेंगे, फिर बी कोना इसको सी मानेंगे और इसको डी कोण मानेंगे। तो इस प्रकार से ये कोण हम लोग नाम दे देते हैं। चलिए मैं इसको हल लिखूंगा और हल करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120। अब इस 120 को आप यहाँ पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे कहीं पर भी मान सकते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये जो है बी कोण में है, जो 120 अंश है यहाँ पे है। तो इस प्रकार से ये 120 अंश का है, ठीक ना। तो कोई भी एक कोण बोले तो ए बी सी डी में कोई भी एक कोण को आप 120 अंश का मान लीजिए। उसके बाद अन्य कोणों की माप हमको ज्ञात करना, मतलब ए सी और डी कोण का माप क्या है उसको हमको ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का एक इसका नियम है कि इसका जो विकर्ण है, जैसे ए और सी क्या है एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसी प्रकार से डी और बी भी क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम से, ठीक है, इस नियम के अनुसार यहाँ पे देखिए ए कोण जो है ये किसके इक्वल होगा? सी के, ठीक ना, सी कोण की। ये जो है सी कोणा के बराबर है, क्योंकि इनके बीच का गैप देखिए एक समान है। और बी कोण और डी कोण क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो बी कोण और डी कोण एक दूसरे के बराबर होंगे और दोनों का मान कितना होगा? फिर बी कोण का मान 120 है तो डी कोण का मान भी 120 अंश का होगा। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के नियम से हम लोग इसको नोट कर लिए।
अब हमको चारों कोनों का माप ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है। इस फार्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। अतः चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का योग 360 अंश लिखेंगे। कोणों का योग बराबर 360 अंश, इस प्रकार हमको नोट करना है। अब 360 अंश लिखने के बाद चारों कोण को जोड़ दीजिए। तो पहला कोण ए है, दूसरा कोण बी है, तीसरा कोण सी है, चौथा कोण डी है। तो इस प्रकार चारों एंगल को लिखेंगे और बराबर 360 अंश लिखेंगे। अब देखिए ए कोण और सी कोण एक ही जैसे, तो ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पे ए कोण की जगह ए लिखेंगे। बी कोण और डी कोण का मान 120 120 है, तो बी कोण की जगह पे 120 अंश लिखेंगे। और कोण सी के जगह पे देखिए कोण ए लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ए और कोण सी एक दूसरे के बराबर है। तो कोण ए के जगह पे तो ए ही रहेगा, बाकी ए के जगह फिर सी के जगह पे भी हम लोग क्या बिठा सकते हैं, कोण ए बिठा सकते हैं। तो कोण ए बिठा देता हूँ, प्लस कोण डी के जगह पे 120 होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं किया, खाली यहाँ पे देखिए ए के जगह पे ए ही रहेगा, खाली सी के जगह पे चेंज करके मैं कोण ए लिखा हूँ। और कोण ए मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोण ए और कोण बी दिया रहेगा, तो इसमें आगे जाके दिक्कत होगा, हल नहीं हो पाएगा, इसलिए डायरेक्ट एक साथ मैं बिठा दिया हूँ। आप अगर डायरेक्टली बिठाना नहीं चाहते तो इसको आप अभी सी रहने दीजिए, फिर बाद में आपको मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए इसको मैं सी रहने देता हूँ। अब देखिए मैं सी को ऐसे रहने देता हूँ, बाद में हल करेंगे। तो ए कोण की जगह ए कोण, बी कोण का मान और डी कोण की जगह पे मैं 120 लिखा और सी कोण की जगह सी बराबर 360 का 360 लिखेंगे। अब उसके बाद इसको हल करेंगे तो 120 और 120 देखिए दोनों आपस में सॉल्व होगा तो हो जाएगा 240। तो यहाँ पे बचेगा कोण ए कोण सी और संख्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 240 और बराबर 360। अब इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा, देखिए 240 को इधर पक्षांतर करेंगे क्योंकि संख्या है, तो ये कोण और सी कोण बचेगा यहाँ, और यहाँ पे हो जाएगा 360 अंश कि इस तरफ ये देखिए 240 अंश जो है प्लस में इधर आके माइनस 240 अंश हो जाएगा। 360 में अगर हम लोग 240 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 120 अंश। ठीक है, आप घटा के देखेंगे तो आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो कोण ए और कोण सी इक्वल टू 120 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक ना, हमको या तो ए का मान चाहिए या तो सी का मान चाहिए। तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे, कोण सी के जगह पे भी हम लोग क्या बिठा सकते हैं, कोण ए बिठा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इस प्रकार से हम लोग कोण सी के जगह पे क्या करेंगे, कोण ए बिठा देंगे। तो ये देखिए आगे सॉल्व होगा, कोण ए और कोण ए हो जाएगा 120, मतलब दोनों मिला के हम लोग लिख सकते हैं 2। कोण ए कितनी जगह पे, दो जगह पे है, इसलिए लिखेंगे 2 कोण ए बराबर 120 डिग्री। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा, देखिए कोण ए अपने जगह पे रहेगा, 2 को पक्षांतर कर दूंगा तो ये 2 जो है 120 के नीचे बटे में आएगा, क्योंकि कोण ए के साथ 2 जो है गुना में है। इस प्रकार इसके हम लोग 120 को 2 से भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा 60 अंश, क्योंकि हम लोग जानते हैं 120 का आधा 60 होता है। भाग दे के आप देख सकते हैं। तो कोण ए का मान जो है हमको कितना प्राप्त हो, 60 अंश। तो इस प्रकार से हम लोग अब लिख सकते हैं, अतः कोण ए का मान कितना है, 60 है। अब कोण ए और कोण सी एक बराबर है, इसलिए कोण सी का मान भी कितना होगा, 60 अंश होगा। ठीक है, तो कोण बी का मान हमको प्राप्त हुआ था वहां पे 120 और कोण सी का मान 60 अंश होगा, क्योंकि ए और सी एक समान है और बी और डी एक समान है, इसलिए बी का मान 120 है और डी का मान भी 120 अंश है। चारों कोणों का मान हम लोग पता कर लिए। इस प्रकार से बहुत आसानी से देखिए सॉल्व हो चुका है। अब देखिए 6वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो कोणों का अनुपात 4 और 5 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो सभी कोण को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे मैं एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से ठीक है बना लेता हूँ। अब समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद देखिए इसमें हम लोग दर्शाएंगे इन दोनों जो भुजाओं का नाप इसमें दिया गया है, जो कोणों का अनुपात दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से मैं फटाफट बना लेता हूँ। तो देखिए मैं एक चतुर्भुज बना लिया हूँ। ठीक, उसके बाद इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये जो देखिए इस भुजा का जो नाप है
ठीक है, ये है आपका 4x और इस भुजा का जो इस कोण का नाप है ये है आपका 5x। ठीक है, कि हम लोग x के रूप में लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये 10 के यूनिट से कम है। तो जो भी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखना है माना समांतर चतुर्भुज के कोणों का अनुपात। ठीक है, ऐसे हम लोग नोट कर लेंगे, माना समांतर चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 4x डिग्री व 5x डिग्री है, ऐसा करके। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके अनुसार यहाँ पे देखिए ये ए कोण है, ये बी कोण, ये सी और ये डी। तो इन चार कोणा में से हम लोग जानते हैं ए कोण और सी कोण समांतर चतुर्भुज में एक समान होता है। तो ए कोण और ठीक है तो यहाँ पे देखिए बराबर का निशान दे के हम लोग इसको नोट कर सकते हैं कि ए कोण और सी कोण जो है ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है और दोनों का जो मान है वो कितना है, 4x डिग्री। और उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं बी और डी कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे बी कोण बराबर कोण डी बराबर हम लोग लिखेंगे 5x डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रश्न में है कि कोई दो कोणों का योग कितना है, दो कोणों का अनुपात 4 और 5 है। तो हम लोग 4x और 5x मान लिए कोण, क्योंकि कोण जो है हमेशा डिग्री में अंश में होता है। तो इस प्रकार से ए और सी का मान 4x और बी और डी का मान 5x हो गया। अब समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं चारों कोणों का योग 360 होता है। तो चारों को जोड़ देंगे, ए कोण, बी कोण, सी कोण और डी कोण बराबर 360 अंश लिखेंगे। ये तो इसका मान लिखेंगे, देखिए ए कोण और सी कोण का मान 4x है। ठीक ना, तो यहाँ पे ए के जगह पे 4x और सी के जगह पे भी क्या होगा, 4x होगा। बी और डी का मान 5x है, तो बी के जगह पे भी 5x बिठाएंगे और डी के जगह पे भी 5x बिठाएंगे, प्लस 5x डिग्री बराबर 360 अंश। तो इस प्रकार से कुछ नहीं किया, ए बी सी डी के जगह पे इसका मान बिठाया हमें। अब इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो देखिए 4 5 कितना 9 होगा और इधर भी 4 और 5 9 होगा। सब के पीछे x डिग्री है तो सब एक ही जाति के हैं, सभी को आपस में जोड़ देंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 18x डिग्री बराबर 360 रहेगा अपने जगह पे, x डिग्री अपने जगह पे रहेगा। 18 को पक्षांतर करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना का रिलेशन है। तो इधर से x इधर 18 जो इधर पक्षांतर होगा तो इधर हो जाएगा भाग में, तो 360 बटे 18 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 360 को अगर 18 से भाग देंगे तो हमको 20 डिग्री प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से x डिग्री का मान जो है हमको कितना प्राप्त होगा, 20। आप इसको भाग दे के देख सकते हैं रफ में। चलिए मैं यहाँ पे रफ में आपको भाग दे के बताता हूँ। यहाँ पे अगर रफ में आप भाग दोगे 360 को अगर 20 से 18 से भाग दोगे तो जानते हो 18 दूनी 36 होता है। फिर यहाँ से देखिए जीरो का जीरो, तो 18 जीरो के जीरो होगा। तो इस प्रकार से हमको देखिए मान कितना प्राप्त होता है, 20। तो इसलिए 20 डिग्री यहाँ पे लिखा हूँ। अब हमको चारों कोणों का मान जो है देखिए हम लोग x के फॉर्मेट में है, तो चारों को हम लोग अलग से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चलिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अतः देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, इन चारों का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से हम लोग कोण ए और सी का मान 4x डिग्री माने थे। ठीक है, और बी और सी का जो कोण है ये हमको 5 डिग्री माने थे, 5x डिग्री। तो इस प्रकार से इसको भी लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए x का मान हमको 20 प्राप्त हुआ, तो 4 के साथ x डिग्री की जगह पे 20 लिखेंगे तो हमको 80 प्राप्त होगा। फिर 5 इंटू x डिग्री के जगह पे अगर 20 लिखेंगे तो 5 20 के 100 प्राप्त होगा। ठीक ना, 100 डिग्री 80 डिग्री। फिर यहाँ से भी हमको 4 इंटू 20 डिग्री मतलब प्राप्त होगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे डिग्री में लिखना है, तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 80 डिग्री। और इसी प्रकार से 5 इंटू 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। तो चारों कोणों का मान देखिए हमको ABCD का मान बहुत आसानी से प्राप्त हो गया है। इसके बाद देखिए 7वां नंबर प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 3:4 के अनुपात में है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 84 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो भुजाओं का नाप दिया गया 3 और 4। तो हम लोग देखिए इसमें मान लेते कि AD भुजा 3x है और AB भुजा जो है 4x।
ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे मान लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी हम लोग कि माना समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा है क्रमशः 3x और 4x है। ऐसे करके हम लोग लिखेंगे 3x और 4x है, ऐसा हम लोग मान लिए। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजा होती है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सम्मुख भुजा देखिए ए और बी के सम्मुख, मतलब ए और बी के सम्मुख भुजा हम लोग मानते हैं सी और डी को। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ए बी किसके बराबर है, सी और डी के, और ए और डी किसके बराबर है, बी और सी के। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है। अब अगर आप लिखना चाहते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है, वैसे लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब लिखूंगा तो यहाँ पे ए और डी भुजा जो है, ठीक है, ए भुजा और ए भुजा देखिए एक समान है, तो हम लोग लिखेंगे ए डी बराबर बी सी। और दोनों का जो मान है उसको हम लोग मान सकते हैं कितना, देखिए ए डी का मान अगर 3x है तो इस भुजा का मान भी 3x होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे 3x लिखेंगे। फिर ए और बी, तो ए और बी देखिए बराबर है सी और डी के, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी डी बराबर, अब ए बी का मान 4x है तो सी डी का मान भी कितना होगा, भुजा का मान जो लंबाई है वो क्या होगा, 4x होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों को हम लोग लिख लिए। अब हमको क्या निकालना है, इसमें समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप का जो फार्मूला है उसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर हम लोग लिख सकते हैं सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे हिंदी में लिख लेंगे सभी भुजाओं का योग, ऐसा करके हम लोग नोट करेंगे। अब समांतर चतुर्भुज का परिमाप देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है 84 है, तो समांतर चतुर्भुज के परिमाप की जगह पे हम लोग लिखेंगे 84, और इस तरफ सभी भुजाओं का योग, मतलब कितना भुजा है इसमें, 4 भुजा है, तो चारों भुजा को लिखेंगे ए बी पहली भुजा, ठीक। उसके बाद ए से बी तक है पहली भुजा, बी से सी तक जाएंगे तो दूसरी भुजा, फिर सी से डी तक आएंगे तो तीसरी भुजा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ए और डी क्या है, चौथी भुजा, तो लिखेंगे ए डी। अब 84 सेंटीमीटर तो अपनी जगह पे 84 रहेगा ही, बराबर के बाद यहाँ पे देखिए ज़्यादा दूर हो गया, मैं इसको नज़दीक लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से 84 को मैं इरेज कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें जो भुजा वगैरह है उसको आपको नोट करना है। अब यहाँ पे ए बी जो भुजा है उसकी देखिए 4x है, और बी सी कितने के बराबर है, ए डी के बराबर है, मतलब बी सी का मान भी क्या है, 3x है, तो 3x लिखेंगे। फिर सी डी का मान 4x है तो 4x लिखेंगे, और ए डी का मान कितना है, 3x है, तो 3x लिखेंगे। तो यहाँ पे ए बी और डी सी डी के जगह पे 4x, ए डी और बी सी के जगह पे हम लोग 3x लिखेंगे। अब इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, तो अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे आपस में तो हमको प्राप्त होगा, देखिए 4 और 3 7, और 4 और 3 7, मतलब टोटल मिला के 14x यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे 84। यहाँ से अगर 14 को पक्षांतर करेंगे तो 84 के नीचे बटे में ही आ जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग जानते कि 14 छक्के 84 होता है, तो 6 बार में 84, संख्या को बड़ी संख्या के साइड में मतलब ऊपर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमको x का मान यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से हमको प्राप्त हो जाता है, x = 6, ठीक। अब हम लोग को सभी भुजाओं का नाप भी लिखना है जो हम लोग x के फॉर्म में नापे हैं। x का जो मान है हमको 6 प्राप्त हुआ, इसको मैं लिख लिया हूँ। अब हम लोग को इसमें भुजा का नाप जो हम लोग माने हैं, जैसे कि हम लोग ए बी, ठीक है, ए बी बराबर क्या माने हैं, 4x माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4x, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 और x के जगह पे 6 लिखेंगे, तो इस प्रकार से ए बी भुजा की नाप 4 छक्के 24 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, ठीक। उसके बाद ए बी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से आगे देखिए बी सी, ठीक है, बी सी भुजा का नाप हम लोग क्या माने थे, आपका 3x माने थे, तो 3 × x के जगह पे 6 बिठाएंगे, तो यहाँ से 3 छक्के 18 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी के बाद हम लोग इसमें माने थे
सी डी। तो सी डी बराबर हम लोग जानते हैं कि इसको भी हम लोग क्या माने थे, 4x माने थे भुजा की लंबाई। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह पे 6 बिठाएंगे तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। और आखिरी में इसमें बचा है आपका ए डी। ठीक है, तो ए डी भुजा की माप हम लोग माने थे 3x। तो इस प्रकार से हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे 6 बिठाएंगे तो 3 छक्के 18। तो दो भुजाओं का नाप हमको 24 और 24 प्राप्त हुआ और दो भुजाओं का नाप 18 18। तो इसी को हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, जिसके सम्मुख मतलब दो दो भुजा एक ही नाप का होता है। तो इसमें दो भुजा एक नाप का और दो भुजा एक नाप का। इस प्रकार से ये हमको देखिए चारों नाप प्राप्त हो गया और बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।